तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 3E देखते हैं लॉज ऑफ मोशन से। तो अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो यहाँ पे दिया है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फोर्स जो है वो एक्ट करता है अलोंग द ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। जैसे कि कोई दो पार्टिकल्स हो M1 M2 हो तो ये फोर्स हो जो सेकंड पे लग रहा है एक फर्स्ट की तरफ से, और ये सेकंड की तरफ से फर्स्ट के ऊपर लग रहा है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो यहीं से कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। प्रोडक्ट ऑफ मासेस के अलावा इन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही है हमारा न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट वेदर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ये फोर्स जो है बिल्कुल हमेशा ही अट्रैक्टिव होते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स की तरह नहीं है कि इनमें पोलैरिटी है कि सेम पोल्स जो है कि आपस में रिपेल करेंगे और डिसिमिलर पोल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो ये पेज नंबर 74 पे है। पेज नंबर 74 पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट देयर बी टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M2 एट अ सेपरेशन R। ये डिस्टेंस है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्टिंग बिटवीन देम वो क्या है, डायरेक्टली फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के, और फोर्स डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करने से यहाँ रिलेशनशिप आ गया कि F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप इसको जो है कि लिख लेना स्टेटमेंट में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस अफेक्टेड इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज डबल्ड। अगर उन दोनों के बीच में सेपरेशन डबल कर दिया गया तो किस तरीके से जो है कि अफेक्ट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको मालूम है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया तो इसको F ले लेते हैं, इसको F डैश। अब यहाँ पे अगर हमने डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/2R का होल स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो कितना इफेक्ट आ रहा है, F अपॉन में F डैश करते हैं तो 1/R स्क्वायर अपॉन में 1/2R का होल स्क्वायर। कितना आएगा 1/R स्क्वायर इंटू 4R स्क्वायर अपॉन में 1 आ जाएगा। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है 4:1, यानी कि जो फोर्स होगा 4 से 1 हो जा रहा है, यानी कि रिड्यूस हो जा रहा है। कितना 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये पेज नंबर 74 पे है आपकी बुक में। तो यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस ईच ऑफ 1 kg प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th कि राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G विथ SI यूनिट। तो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पेज नंबर 74 पे देखो यहाँ पे दिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेज 74 पे कि न्यूटन यूज दिस लॉ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन
motion of moon satellite around the earth and motion of a freely falling body. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पेज नंबर 75 पे है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के हेडिंग में ही दिया हुआ उसके नीचे कि द अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑब्जेक्ट अराउंड इट टुवर्ड इट सेंटर, अपने सेंटर की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को खींचता है जो भी उसकी तरफ है आसपास। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिस फोर्स के साथ खींचता है उसी फोर्स को फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास m एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन इट। क्वेश्चन नंबर जो है 10th के लिए आप पेज नंबर 75 पे देखो कि रिलेशनशिप जहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन g एंड g, तो वहीं पे देखो कि लेट g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लेनेट और सैटेलाइट एंड मास m एंड रेडियस r। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बॉडी ऑफ मास m ऑन इट्स सरफेस विल बी f इक्वल टू m इंटू जी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन ले लिया और आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल लॉ इज गिवन बाय f इक्वल टू जी यूनिवर्सल कांस्टेंट इंटू m अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल करेंगे, ये वाला मास कौन सा है, वो प्लैनेट का मास है और ये मास किसी चीज़ का है। तो फ्रॉम इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कि g इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी अपॉन में r का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, मास और मास कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपको क्या रिलेशनशिप मिलता है, रिलेशनशिप मिलता है कि g इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन में r का स्क्वायर। अब बोला था कि सबको बताना है, तो यहाँ पे आपको मालूम ही है कि g क्या है, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये बड़ा वाला कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये m क्या है, मास ऑफ अर्थ है। और ये r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिफाइन द टर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट इट्स SI यूनिट। SI यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और डिफाइन करना है तो पेज नंबर 75 पे देखो। तो द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अदर वर्ड्स में भी कह सकते हो कि इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राइट डाउन द एवरेज वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ रिलेटेड टू इट्स मास इन रेडियस। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ से आप जो है कि इसको ब्रेक कर सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के। अब यहाँ पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कि हाउ आर जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी रिलेटेड। तो ये रिलेशनशिप के लिए सिर्फ इतना लिख दोगे हो जाएगा और दे आर रिलेटेड डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट। बॉडी जो है फॉल कर रही है ग्रेविटी के अंदर रेस्ट से एंड रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट फॉलन बाय द बॉडी। तो आपको मालूम है कि अगर फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, और वो भी अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले से। अब यहाँ पे सिंस फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट देयरफॉर इनिशियल क्या हो जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है
अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको फेंका गया, पहले से कुछ था। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, तो एक्सप्रेशन लिखना है मैक्सिमम हाइट के लिए। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट के लिए भी आपको मालूम होगा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, तो यहाँ पे 2gh हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2, और यहाँ पे gh है, तो ग्रेविटी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है क्योंकि वर्टिकली ऊपर फेंका जा रहा है, तो माइनस जी लेंगे, तो माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2gh हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डिफाइन द टर्म मास एंड वेट, मास और वेट को डिफाइन करना है। पेज नंबर 76 पे आप देखो मास क्या होता है, तो द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। वेट उसके नीचे ही दिया हुआ है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट इट, इन अदर वर्ड वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। अगला ही क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन मास एंड वेट, तो पेज 77 पे दिया हुआ है मास और वेट के बीच में डिस्टिंग्विश किया है कि मास इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन बॉडी एट रेस्ट, और वेट होता है कि इट इज़ द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी। ये मास स्केलर है जबकि वेट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट केजी है और वेट का न्यूटन है। ये मेज़र होता है फिजिकल और बीम बैलेंस से, और ये मेज़र होता है स्प्रिंग बैलेंस से, और ये जो है ये कांस्टेंट होता है और चेंज नहीं करता है प्लेस टू प्लेस, और ये कांस्टेंट नहीं होता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। और प्लेस टू प्लेस किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, वैल्यू ऑफ जी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड वेट, तो मास का एसआई यूनिट केजी है और वेट का न्यूटन। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बॉडी ऑफ मास एम केजी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो भाई कि वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो अगर ग्रेविटी सेंटर पे 0 है तो मास कुछ भी हो इंटू 0 करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज बाई चेंज ऑफ प्लेस ऑफ बॉडी, मास और वेट। तो मास कभी नहीं चेंज होता है क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर जो कंटेन होता है वो होता है, और वेट जो है जो डिपेंड करता है जी पे, और जी की वैल्यू जो है चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, तो इसीलिए वेट चेंज होगा लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो देखो ये होता क्या है, इट इज़ द बॉडी ऑफ मास 1 kg की जो बॉडी है 1 kg का, वो अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन।